नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे शायद ही कोई बच पाता हो। हाँ बिल्कुल, निर्णय लेना, फैसला करना। रोजाना न जाने कितने छोटे बड़े फैसले हमारे सामने आते हैं और ईमानदारी से कहूँ तो कभी-कभी ये बहुत थका देने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल, और सिर्फ थकाने वाले नहीं, अक्सर तनाव और चिंता का एक बड़ा कारण भी बन जाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर एक सही और एक गलत रास्ता है और हमें हमेशा सही वाला ही चुनना है। सही बात है। और इसी उलझन को समझने के लिए हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। हाँ, अजन ब्रह्म, जो एक जाने माने बौद्ध भिक्षु हैं, उनका एक प्रवचन। बिल्कुल, और इस बातचीत में उन्होंने निर्णय लेने की इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही नजरिए से देखा है। उनकी बातें इस पर रोशनी डालती हैं कि हम फैसलों को लेकर इतने परेशान होते क्यों हैं, और क्या वाकई कोई फैसला सही या गलत होता भी है या नहीं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस प्रवचन की गहराई में उतरकर कुछ मुख्य बातें निकालें। हाँ, समझते हैं कि क्यों तनाव क्यों है, और क्या सही या गलत निर्णय जैसी कोई चीज सच में है, और सबसे जरूरी, क्या इस प्रक्रिया को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही मजेदार किस्से से। अजहन ब्रह्म बताते हैं कि कैसे उन्हें अपने रिट्रीट सेंटर के लिए पेंट का रंग चुनना था। हाँ, वो किस्सा वो दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी चीजें भी हमें उलझा सकती हैं। बिल्कुल, वो बताते हैं कि कैटलॉग में इतने सारे रंग थे और उनके नाम भी बड़े अजीब, डायनामाइट रेड, नटर ब्राउन। बाप रे। हाँ, वो देखकर हैरान रह गए कि सिर्फ पेंट चुनने में इतने विकल्प। उन्हें लगा कि आजकल बाजार में हर चीज के लिए इतने विकल्प हैं कि चुनना ही एक काम बन गया है। सही बात है, ऐसा लगता है जैसे जानकारी का एक बोझ सा आ गया है हम पर। हाँ, तो चलिए इसी उलझन से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये प्रवचन हमें कहाँ ले जाता है। निश्चित रूप से ये पेंट के रंग जैसी छोटी लगने वाली बात से शुरू होकर जिंदगी के उन बड़े फैसलों तक जाती है। हाँ, वो फैसले जिन्हें लेकर हम रातों की नींद उड़ा देते हैं। बिल्कुल, इस प्रवचन का एक केंद्रीय बिंदु यही है कि लोग अक्सर फैसलों को लेकर बहुत ज्यादा तनाव इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हर हाल में एक सही चुनाव करना ही पड़ेगा। और यही बात मुझे इस प्रवचन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। अजन ब्रह्म कहते हैं कि जिन बड़े फैसलों पर हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी, किसके साथ जिंदगी बिताएं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि पीछे मुड़कर देखने पर वो उतने निर्णायक लगते ही नहीं जितना हमने उस वक्त सोचा था। वो अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं और मजाक में कहते हैं कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि वो आगे चलकर बौद्ध भिक्षु बनने वाले हैं तो वो शायद पढ़ाई या करियर की इतनी चिंता करते ही नहीं। ये अनुभव शायद बहुतों का होगा। मतलब वक्त बीतने पर एहसास होता है कि जिन चीजों को हमने जीवन मरण का प्रश्न बना लिया था, हाँ, उनका प्रभाव शायद उतना बड़ा था ही नहीं। और यहीं पर यह विचार आता है कि शायद सही या गलत निर्णय जैसी कोई चीज होती ही नहीं। सही। हाँ, ये सोचना कि एक ही रास्ता सही है और बाकी सब गलत, यही तो सारा दबाव बनाता है। जैसे कि अगर मैंने ये चुन लिया तो सब ठीक होगा और अगर वो चुन लिया तो जिंदगी बर्बाद। यही बौद्ध दृष्टिकोण एक अलग राह दिखाता है। अच्छा, इस प्रवचन के अनुसार असल में कोई निर्णय सही या गलत, अच्छा या बुरा नहीं होता। सच में? हाँ, बस अलग अलग चुनाव होते हैं जिनके अलग अलग परिणाम होते हैं। इसकी तुलना ऐसी की गई है जैसे किसी मंजिल तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। कोई रास्ता छोटा होगा, कोई लंबा, कोई सुंदर नजारों से भरा होगा। हाँ, कोई शायद ज्यादा साधारण, पर कोई भी रास्ता अपने आप में सही या गलत नहीं है, वो बस अलग है। ये सुनने में कितना सुकून देता है। मतलब कोई भी रास्ता चुने, उसके अपने अनुभव होंगे। बिल्कुल, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो निर्णय लेने का जो डर है वो काफी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, फिर चाहे कोई भी फैसला लिया हो, हम उसके साथ काम करना सीख सकते हैं, उसे अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। ये सोच हमें परिणामों के डर से मुक्त करती है। जैसे वो पेंट के रंग वाला किस्सा। हाँ, चाहे पीला चुने या भूरा, आखिर है तो वो पेंट ही। अगर पसंद नहीं आया तो शायद उसके ऊपर दूसरा कोट लगा दें, या कमरे को किसी और तरह से सजा दें। हाँ, या जैसे लोग कपड़ों को लेकर परेशान होते हैं कि कहीं कुछ गलत ना पहन लें। हाँ, सही बात है। सच तो ये कि दूसरों के पास इतना समय ही नहीं होता कि वो हमारे कपड़ों पर इतना ध्यान दें। बिल्कुल। जब हम फैसलों को इतनी बड़ी, जीवन बदलने वाली घटना मानना बंद कर देते हैं तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। ये सब नजरिए का खेल है। हाँ, जब हम किसी निर्णय को अस्तित्व का संकट नहीं बनाते तो उससे जुड़ा हुआ डर भी हल्का पड़ जाता है। लेकिन एक सवाल है, अगर सही या गलत जैसा कुछ नहीं है
तो फिर भी हमें निर्णय लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है? मतलब अंदर से इतनी घबराहट क्यों होती है? अच्छा सवाल है। इस पर भी प्रवचन में बात हुई है। हाँ। इसका एक बड़ा कारण बताया गया है, हमारे बचपन की कंडीशनिंग। बचपन की कंडीशनिंग कैसे? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम बच्चे होते हैं और हमसे कोई तथाकथित गलत फैसला हो जाता है, जैसे कोई चीज तोड़ देना या गलत जवाब दे देना, हाँ, और उसके लिए हमें सजा मिलती है या डांट पड़ती है, तो हमारे अंदर गलती करने का एक गहरा डर बैठ जाता है। हमें लगने लगता है कि गलती करना मतलब सजा पाना। ओह हाँ, ये तो होता है। और बौद्ध दृष्टिकोण में सजा, चाहे वो हम खुद को दें अपराध बोध के रूप में या दूसरों को दें गुस्से या बदले के रूप में, उसे उपयोगी नहीं माना जाता। मतलब सजा से कोई फायदा नहीं। अगर किसी निर्णय से दुख या परेशानी होती है तो उससे सीखना महत्वपूर्ण है, ना कि उस दुख के ऊपर सजा का एक और बोझ डालना। ये डर कि हम मूर्ख लगेंगे, हमारी इज्जत चली जाएगी, लोग क्या कहेंगे, यही डर हमें अक्सर फैसला लेने से रोकता है। या फिर जल्दबाजी में कोई फैसला करवा देता है। बिल्कुल। इस प्रवचन में एक और दिलचस्प परत जोड़ी गई है जो शायद बौद्ध पृष्ठभूमि से आती है। क्या? पुनर्जन्म की अवधारणा का जिक्र है कि कैसे ये सोच भी जीवन मृत्यु वाले लगने वाले फैसलों के दबाव को कम कर सकती है। अच्छा, कैसे? मतलब अगर इस जीवन में कोई बहुत बड़ी गलती हो भी गई और मान लीजिए मृत्यु भी हो गई, तो भी अंत नहीं है, एक और मौका मिलेगा। अब ये नजरिया शायद हर किसी के लिए लागू ना हो। हाँ, ये तो अपनी अपनी आस्था की बात है। बिल्कुल, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे एक अलग विश्व दृष्टि निर्णयों के भारीपन को हल्का कर सकती है। इसका मूल भाव यही है कि डर को अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर हावी ना होने दें, क्योंकि डर हमारी सोच को धुंधला कर देता है। हाँ, हमें पंगु बना सकता है या हमें ऐसी दिशा में धकेल सकता है जो हमारे लिए वास्तव में हितकर ना हो। तो सवाल ये उठता है कि इस डर से पार पाकर ज्यादा स्पष्टता के साथ निर्णय कैसे लिए जाएं? क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, तरीका है। प्रवचन में बुद्ध द्वारा बताए गए 4 कारकों का जिक्र है। 4 कारक? हाँ, जिन्हें किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले जांचना चाहिए। ये एक तरह की मानसिक चेकलिस्ट की तरह है। अच्छा, बताइए ये क्या है 4 कारक? हाँ, ये 4 कारक हमें अपने इरादों को समझने में मदद करते हैं। पहला है जी, व्यक्तिगत इच्छा या स्वार्थ। मतलब क्या ये निर्णय सिर्फ मेरी अपनी इच्छा, मेरे अपने फायदे या लगाव से प्रेरित है? क्या इसमें दूसरों का हित शामिल है या मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ? बिल्कुल। दूसरा है दुर्भावना या बदला। क्या मैं ये फैसला किसी को नुकसान पहुंचाने, नीचा दिखाने या बदला लेने की भावना से कर रहा हूँ? ओह, यहाँ वो किस्सा आता है ना, कोर्ट केस वाला। हाँ, अजन ब्रह्मा का वो मजेदार किस्सा, जब उनके मठ का किसी से कोर्ट केस चल रहा था और उन्होंने क्रिसमस पर विरोधी पार्टी को कार्ड भेजे। कमाल है, क्यों भेजे? ये दिखाने के लिए कि उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, वो बस सिद्धांत के लिए खड़े थे। उनका मानना था कि कर्म अपना काम खुद करेगा, हमें बदला लेने की जरूरत नहीं। वाह, ठीक है। तीसरा कारक? तीसरा है भ्रम या अज्ञानता। क्या मैं ये फैसला आधी अधूरी जानकारी या गलतफहमी के आधार पर ले रहा हूँ? क्या मैंने स्थिति को पूरी तरह समझा है? मतलब पूरी जानकारी इकट्ठा करना जरूरी है। बहुत जरूरी। जैसे अगर कैंसर के इलाज का फैसला लेना है तो सभी विकल्पों और उनके प्रभावों को जानना जरूरी है। यह जैसे उनके मठ के पास से गुजरने वाले भारी क्ले ट्रकों का मामला था। हाँ, उसमें भी उन्होंने पहले सब समझा होगा। बिल्कुल, पहले पूरी स्थिति को समझना, नियमों को जानना और फिर कोई कदम उठाना। और चौथा कारक? चौथा और शायद सबसे जरूरी है डर। क्या मैं ये फैसला डर के मारे ले रहा हूं या डर की वजह से कोई फैसला लेने से बच रहा हूं? डर, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि रास्ते में खड़ा हो जाता है। ये फ्रेमवर्क तो काफी उपयोगी लगता है, जैसे वो कार्यस्थल पर बदमाशी मतलब बुलिंग की रिपोर्ट करने का उदाहरण दिया था ना। हाँ, बिल्कुल। अगर कोई सिर्फ इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहा कि उसे डर है कि नौकरी चली जाएगी या बॉस नाराज हो जाएगा, तो वो डर के आधार पर फैसला ले रहा है। सही। लेकिन अगर वो इसे इस नजरिए से देखें कि ये न सिर्फ उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी गलत हो रहा है और उस बदमाशी करने वाले व्यक्ति के लिए भी ये बुरा कर्म है, हाँ, तो उसका इरादा बदल जाता है। तब वो शायद करुणा यानी कंपैशन के भाव से रिपोर्ट करने का फैसला ले, न कि सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ या डर से। बिल्कुल सही कहा। और वो क्ले ट्रकों वाला किस्सा भी इन 4 कारकों को दिखाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, फैसला ट्रकों को रोकने का था, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सड़क इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों की सुरक्षा के लिए। तो दूसरों का हित देखा। पूरी जानकारी इकट्ठी की गई, ट्रकों से खतरा, नियम वगैरह। और डर
और डर के बजाय अपनी क्षमता का आकलन किया गया कि क्या मठ इस मामले को भावनात्मक और वित्तीय रूप से संभाल सकता है या नहीं। जब इन चारों कसौटियों पर इरादा खरा उतरा, तब कदम उठाया गया। तो ये चेकलिस्ट एक तरह से हमारे मोटिवेशन को फिल्टर करती है। हाँ, लेकिन क्या हर छोटे फैसले के लिए इतना सोचना जरूरी है? जैसे आज रात खाने में क्या बनाएं? नहीं। या कौन सी फिल्म देखें? कभी कभी सिक्का उछाल लेना ठीक नहीं। बिल्कुल। प्रवचन में यह भी कहा गया है कि हर निर्णय को इतना गंभीर बनाने की जरूरत नहीं। कुछ रोजमर्रा के छोटे मोटे फैसलों के लिए ज्यादा सोचना समय की बर्बादी है। हाँ, शायद सिक्का उछालना या बस यूं ही कुछ चुन लेना बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन जो निर्णय वाकई महत्वपूर्ण लगते हैं उनके लिए जल्दबाजी करना ठीक नहीं। तो फिर क्या करें? और यहीं पर एक और शक्तिशाली तकनीक बताई गई है, प्रतीक्षा करने की शक्ति। प्रतीक्षा करना, रुकना, कहीं ये टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन तो नहीं? नहीं, ये वो वाली टालमटोल नहीं है जहां हम काम करने से बच रहे हैं। ये एक सचेत प्रक्रिया है। अच्छा, कैसे? इसका मतलब है पहले जितनी संभव हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करें। वो तीसरा कारक याद है? अज्ञानता से बचना। हाँ? फिर डर को हटाएं, चौथा कारक। ठीक है। फिर अपने मन को शांत रखें और उस समस्या के बारे में लगातार सोचना बंद कर दें। सोचना बंद कर दें? पर समाधान कैसे मिलेगा? उसे अपने अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड पर छोड़ दें। अक्सर जब हम जबरदस्ती समाधान ढूंढने की कोशिश बंद कर देते हैं तो सही जवाब या रास्ता अपने आप स्पष्ट हो जाता है। ये तो दिलचस्प है। मतलब दिमाग को जानकारी देकर उसे प्रोसेस करने का स्पेस देना। बिल्कुल। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण उस सीनियर सोशल वर्कर का दिया गया है। हाँ, बताइए। वो बहुत सारी ऑफिस की समस्याओं से घिरी हुई अजीहन ब्रह्म के रिट्रीट में आई थी। उसने कुछ दिन ध्यान किया और जानबूझकर ऑफिस की समस्याओं के बारे में सोचना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? कुछ दिनों बाद जब उसका मन शांत हुआ तो अचानक उसके दिमाग में उन समस्याओं के ऐसे समाधान आने लगे जो वो महीनों से सोच कर भी नहीं निकाल पा रही थी। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, और ये गर्भपात जैसे बेहद संवेदनशील और बड़े फैसलों पर भी लागू हो सकता है। जानकारी इकट्ठा करें, डर और अपराध बोध को एक तरफ रखें और फिर शायद कुछ दिन रुकें, मन को शांत होने दें। हाँ, हो सकता है कि स्पष्टता अपने आप आ जाए। प्रवचन में इसकी एक बढ़िया उपमा भी है। कौन सी? जैसे अगर हम अपने हाथ को अपनी आंखों के बिल्कुल पास रख लें तो हमें सिर्फ हाथ ही दिखेगा और कुछ नहीं। सही। लेकिन अगर हम हाथ को थोड़ा दूर करें तो हमें हाथ भी दिखता है और उसके आसपास की पूरी दुनिया भी। बिल्कुल सही उपमा है। इसी तरह जब हम किसी समस्या या निर्णय से थोड़ा मानसिक दूरी बनाते हैं तो हमें एक बेहतर, ज्यादा संतुलित परिप्रेक्ष्य मिलता है। एक और उपमा दी गई है, जैसे हम किसी चौराहे पर खड़े हैं और हमें सही बस पकड़नी है। हाँ। हड़बड़ी में किसी भी बस में चढ़ जाने के बजाय बेहतर है कि हम शांति से इंतजार करें और सही बस आने पर ही उसमें बैठें। मतलब धैर्य रखें। हाँ, धैर्य रखने और विश्वास करने की बात है कि सही समय पर सही समझ आएगी। इसके लिए मन की शांति जरूरी है, जो ध्यान या सचेतनता मतलब माइंडफुलनेस के अभ्यास से विकसित हो सकती है। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया उतनी डरावनी नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। लेकिन अब हम आते हैं उस बात पर जिसे शायद इस प्रवचन का सबसे क्रांतिकारी विचार कहा जा सकता है। हाँ। एक ऐसा विचार जो परिणामों से हमारे जुड़ाव को पूरी तरह से उलट सकता है। हाँ, और वो विचार यह है कि किसी निर्णय का परिणाम क्या होता है, व्हाट, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उस निर्णय को लेने और उसके बाद उसे संभालने का तरीका। हाँ, कैसे ज्यादा जरूरी है क्या से। हाँ, हमारा ज्यादातर ध्यान क्या पर रहता है? क्या मुझे ये नौकरी मिलेगी? क्या ये रिश्ता चलेगा? क्या मैं अमीर बनूंगा? क्या मैं स्वस्थ रहूंगा? लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण कैसे पर जोर देता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? कुछ उदाहरण है? हाँ, कई उदाहरणों से समझाया गया है। जैसे धन, वेल्थ। हाँ, अमीर होना क्या अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आपने वो धन कैसे कमाया, ईमानदारी से या बेईमानी से। बिल्कुल, और आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपने लिए या दूसरों की मदद के लिए भी। ठीक है। और गरीबी, पॉवर्टी, गरीब होना क्या भी अपने आप में बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप कैसे गरीब हैं। क्या आप दुखी और कड़वे हैं या आप सादगी और संतोष के साथ जी रहे हैं। अजंत ब्रह्म अपना किस्सा सुनाते हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में उन्हें हेल्थ केयर कार्ड बनवाने के लिए अपनी आय शून्य बतानी पड़ी। हाँ, सुना था। और सरकारी अधिकारी हैरान थे कि कोई बिना पैसे के जिंदा कैसे रह सकता है।
वो कहते हैं कि वो खुशी से बिना किसी कमी के भाव के गरीब थे। तो कैसे गरीब थे ये मायने रखता था। अच्छा, और रिश्तों के बारे में? विवाह? हाँ, विवाह। आपका जीवन साथी कौन है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उस रिश्ते को कैसे निभाते हैं। कैसे? मतलब प्यार, सम्मान? हाँ, आप कितने प्यार, सम्मान, धैर्य और समझ के साथ रहते हैं। प्रवचन में यह भी बताया गया कि शोध दिखाते हैं कि अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिज की सफलता दर लगभग बराबर है। सच में? हाँ, क्योंकि अंततः दोनों में रिश्ते को निभाना ही पड़ता है। ये तो बहुत गहरी बात है। और बीमारी के बारे में, जैसे कैंसर? बीमारी? क्या? कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होना एक भयानक बात लग सकती है, लेकिन इसका अनुभव भी फायदेमंद हो सकता है। हाँ। ये इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उसका सामना कैसे करता है। कैसे? क्या वो कड़वाहट और निराशा से भर जाता है, या इसे जीवन को गहराई से जीने और सीखने का अवसर बनाता है। कई कैंसर सर्वाइवर कहते हैं कि ये उनके जीवन का सबसे परिवर्तनकारी अनुभव था, क्योंकि इसने उन्हें सिखाया कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। और ध्यान के बारे में भी कुछ था? हाँ, ध्यान। ध्यान में आपके मन की स्थिति क्या है, क्या? चाहे वो शांत हो, भटक रहा हो या उनींदा हो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप उस स्थिति से कैसे जुड़ते हैं। कैसे? मतलब क्या आप धैर्य और स्वीकृति के साथ हैं? बिल्कुल। या आप उससे लड़ रहे हैं और निराश हो रहे हैं? और वो हिंसा का सामना करने वाला किस्सा, वो तो कैसे की ताकत का सीधा प्रमाण है। जब उनके सेंटर पर वो गुस्सैल डिलीवरी मैन आया था। वो किस्सा बहुत प्रभावशाली है। एक डिलीवरी मैन गलत कुर्सियां लेकर आया था और बेहद गुस्से में था। क्या हुआ था? वो चिल्ला रहा था, उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं, वो शारीरिक रूप से आक्रामक होने को तैयार लग रहा था। स्थिति बिगड़ सकती थी। फिर? लेकिन अजन ब्रह्मा कैसे बिल्कुल शांत और स्थिर रहे। उन्होंने डर नहीं दिखाया, गुस्सा नहीं दिखाया, बस उसे शांति और करुणा यानी कंपैशन के भाव से देखा। और इसका असर क्या हुआ? उस आदमी के लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसे उम्मीद थी कि या तो सामने वाला डरेगा या गुस्से में जवाब देगा। लेकिन जब उसे शांति मिली? हाँ, जब उसे शांति और स्थिरता मिली तो वो भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। कमाल है। यहाँ कैसे यानी शांतिपूर्ण, निडर और करुणामय प्रतिक्रिया ने एक विस्फोटक स्थिति को बिना किसी नुकसान के संभाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम निर्णय लेते समय सही कैसे का पालन करते हैं, बिना स्वार्थ, बिना दुर्भावना, पूरी जानकारी के साथ, बिना डर के, हाँ, और फिर जो भी परिणाम आता है उसे भी सही कैसे के साथ संभालते हैं, धैर्य, स्वीकृति, सीखने की इच्छा के साथ, तो फिर परिणाम चाहे जो भी हो, हम उसके साथ शांति से रह सकते हैं। बिल्कुल। जीवन तब एक बोझ नहीं लगता, बल्कि सीखने और अनुभव करने का एक प्रवाह बन जाता है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएं, किसी भी व्यक्ति से शादी करें, कोई भी करियर चुनें, अगर आपका कैसे सही है तो आप हर स्थिति में कुछ सार्थक निकाल सकते हैं। ये हमें परिणामों की चिंता से मुक्त करके प्रक्रिया का आनंद लेने की आजादी देता है। तो आज की इस गहरी चर्चा से हमने क्या सीखा? मुझे लगता है कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। पहली और शायद सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि कोई भी निर्णय अपने आप में सही या गलत नहीं होता। हाँ, वे बस अलग अलग रास्ते हैं जिनके अपने अपने अनुभव हैं। दूसरी बात, हमारे निर्णय लेने की क्षमता पर डर का बहुत बड़ा असर होता है। यह डर अक्सर बचपन के अनुभवों और कंडीशनिंग से आता है। सही, जहां गलतियों को सजा से जोड़ा जाता था। इस डर को पहचानना और इससे ऊपर उठना जरूरी है। तीसरी, निर्णय लेने से पहले खुद से वो 4 सवाल पूछना। क्या ये स्वार्थ से प्रेरित है? क्या इसमें दुर्भावना है? क्या मैं अज्ञानता में हूं? क्या मैं डर से काम ले रहा हूं? हाँ, ये हमारे इरादों को साफ करने में मदद कर सकता है। चौथी बात, कभी-कभी सबसे अच्छा निर्णय कोई निर्णय ना लेना होता है। मतलब जल्दबाजी करने के बजाय इंतजार करना, जानकारी इकट्ठा करके, मन शांत करके, सही समय या सही समझ का इंतजार करना। हाँ, अवचेतन मन को अपना काम करने देना। और अंत में वो सबसे शक्तिशाली विचार कि परिणाम क्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमने निर्णय कैसे लिया और हम उस परिणाम को कैसे जी रहे हैं। हमारा तरीका, हमारा रवैया, हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे अनुभव की गुणवत्ता तय करती है। और इसी विचार से जुड़ा हुआ एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वो आगे सोच सकते हैं। क्या सवाल है वो? अगर कैसे सचमुच क्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे भविष्य की योजना बनाने, लक्ष्य निर्धारित करने या सफलता को परिभाषित करने के तरीकों को कैसे बदल सकता है? क्या हम मंजिल से ज्यादा रास्ते पर ध्यान देंगे? सोचने वाली बात है।
इसी विचार के साथ आज की ये विश्लेषण चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको निर्णय लेने की इस कला पर एक नया दृष्टिकोण मिला होगा।